हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। तो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस अप्रोच के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में। वो टर्म्स एंड डेफिनेशन जो ISO 9000 के पूरे ISO स्टैंडर्ड्स में डिफ़ाइन की हुई हैं। तो आज उनके एक्चुअल मीनिंग को थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हमें उनका जो नॉलेज है वो सही तरीके से आए और उसके रिलेटेड जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, जो हमारा स्कोप होना चाहिए, वो उसको हम ISO 9000 के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम ध्यान में रखें और उसी प्रोसेस से, उसी अप्रोच से ISO 9000 को इम्प्लीमेंट करें और हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच है हम उस दायरे से या स्कोप से बाहर ना जाएं। तो सबसे पहले टर्म को हम डिस्कस करते हैं, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? सो प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। तो एक पर्टिकुलर ये कंपोनेंट हो सकता है, किसी मशीन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस या किसी पर्टिकुलर लाइन से प्रोड्यूस ए फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है। यदि मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन या किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करूं कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है। तो प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो एज पर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ या डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ वर्क वो अलग अलग हो सकते हैं। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस हम हमारी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपको प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ आपको जानना है तो हमारी प्रीवियस जो प्रोसेस अप्रोच वाली वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। तो जिसमें हमने प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन वहाँ पे हमने किया है। तो उसमें हमने बताया है प्रोसेस क्या है, ए सेट ऑफ इंटरलेटेड और इंटरेक्टेड एक्टिविटी विच ट्रांसफॉर्म एन इनपुट टू एन आउटपुट। सो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो इसी डेफिनेशन का हमने वहाँ पे डिटेल डिस्कशन वहाँ पे किया है। सो नेक्स्ट टर्म है टेक्निकल एक्सपर्ट। तो टेक्निकल एक्सपर्ट कौन होता है? बेसिकली अ पर्सन जो अपनी नॉलेज और अपने एक्सपर्टीज़ को प्रोवाइड करवाता है किसी पर्टिकुलर टीम को या ऑडिट टीम को। अब यहाँ पर दो टर्म इसमें हमने डिस्कस किए, हमने बताई हैं, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। सो इन दो टर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या है कि व्हाट इज़ नॉलेज एंड व्हाट इज़ द एक्सपर्टीज़। ए नॉलेज मीन्स ए पर्सन हैव नॉलेज, एजुकेशन अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक जो कि उसने गेन की है ट्रेनिंग से, बाय स्टडी मटेरियल से या किसी बुक से। अब वो इस पर्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई कर भी सकता है, नहीं कर सकता, बेसिकली उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको उस टॉपिक के बारे में पता है। बट यदि मैं बात करूं एक्सपर्टीज़ की तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है नॉलेज से। एक्सपर्टीज़ को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एक्सपर्टीज़ का मतलब है हाई लेवल ऑफ स्किल जो उसने अचीव की हैं ड्यूरिंग द डे टू डे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से। उसने उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड डीप और स्पेशलाइज्ड वर्क किया है, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में स्टडी की है और वो उस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। सो बेसिकली नॉलेज इज़ बेसिकली अवेयरनेस and that he understood that particular topic, and expertise is implementation based knowledge, practical knowledge या real time example based real time uses of particular expertise in the actual world। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे ड्यूरिंग हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, 5YY एनालिसिस करते हैं किसी की प्रॉब्लम के रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये आपको हो सकता है आपको YY की नॉलेज हो या आपका रूट कॉज क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम के जो एक्चुअल उसकी वजह है उसको हम ढूंढते हैं पर्टिकुलर टूल से। तो आपको उसको हो सकता है आप इसकी नॉलेज हो, बट एक्चुअल वर्ल्ड में जब आप उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है कि आपको इस तरीके से एक्चुअल इम्प्लीमेंट करके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को के रूट को उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको आप ना कर पाएँ। तो जो पर्टिकुलर पर्सन एक्चुअली रूट कोज को रियल टाइम या रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम आती हैं उसके रूट कोज को आइडेंटिफाई कर पाता है, उसके रिलेटेड जो काउंटर मेजर एक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाता है और उसको सही तरीके से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर पाता है या काउंटर मेजर ले सकता है, उसको हम बोलते हैं कि हाँ उसको उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। बट नॉलेज सबको हो सकती है, बट एक्सपर्टीज़ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपको गेन कर पाते हैं या आप जब रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तब आप उसकी एक्सपर्टीज़ गेन करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है नॉलेज में और एक्सपर्टीज़ में जो कि हमने इसमें बताया है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ वेरी कॉमन, विच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? किसी भी चीज़ की कोई भी जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी भी रिक्वायरमेंट को किस हद तक पूरा करती है उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। वो चीज़ कोई प्रोडक्ट हो सकती है या सर्विस हो सकती है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स एक डिस्टिंक्ट फीचर जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को किसी दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आइटम से अलग करता है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं।
यदि मैं एग्जांपल लूँ शीट मेटल किसी पार्ट का, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसका मटेरियल, जैसे कि मटेरियल ग्रेड हो गया, उसकी थिकनेस हो गई। तो ये इनका क्या है, स्पेसिफिक डिस्टिंग्स करती हैं किसी भी पर्टिकुलर वन कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट से, कि जैसे उसकी पर्टिकुलर डायमेंशन, उसकी शेप, उसका मटेरियल ग्रेड या उसकी जो अपीयरेंस है, वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या किसी पर्टिकुलर आइटम की, जो दूसरे किसी पर्टिकुलर आइटम या प्रोडक्ट को से उसको अलग करती है। तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये कैरेक्टरिस्टिक इनहेरेंट भी हो सकती है, मींस उनमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि मटेरियल स्ट्रेंथ, या उसको हम असाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि कलर कोडिंग है या किसी मटेरियल को हमने कलर दिया है, स्पेशलाइज कलर दिया है, ताकि वो वन कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट से इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकें। इनको हम दो अलग टर्म में भी डिस्टिंग्विश करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नाम से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी बेस्ड, कि इट्स गुड, बैड, इट्स फर्म, स्मूथ एंड रफ। क्वांटिटेटिव मीन्स हम डिस्टिंग्विश करते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी, मीन्स ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, सो इट्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव टर्म को हम इस टर्म से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टिंग्विश विद द नंबर एन एग्जैक्ट वैल्यू बेस्ड मेजरमेंट, लाइक थिकनेस, वेट, डायमेंशन। सो हमारी जो क्वालिटी है वो हमारी इनहेरेंट भी हो सकती है, असाइंड भी हो सकती है, और क्वांटिटी बेस्ड भी हो सकती है, और क्वालिटी बेस्ड भी हो सकती है। सो ये 4 टर्म्स में हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, नीड एंड एक्सपेक्टेशन विच इज स्टेटेड, जनरली इम्प्लाइड एंड ऑब्लिगेटरी। तो यहाँ पे हमारे 3 वर्ड्स हमने देखे, स्टेटेड, जनरली इम्प्लाइड एंड ऑब्लिगेटरी। So what is stated? Stated means defined by the customer, defined in terms of specific document, written statement or any other medium which is used by your organization with respect to the customer। और इसको हम इस तरीके से भी जान सकते हैं जो कि क्लियरली मेंशन किया जाए रिटन फॉर्म में या किसी भी अदर फॉर्म में मेंशन किया हुआ है किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, उसको भी हम स्टेटेड फॉर्म में ले सकते हैं। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम ड्राइंग के थ्रू हमको स्टेट की जाती हैं या कम्युनिकेट की जाती हैं, या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करी जाती हैं या बताई जाती हैं कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर और रिक्वायर्ड बाय ये पर्टिकुलर फर्म। नेक्स्ट इज जनरली इम्प्लाइड। जनरली इम्प्लाइड मीन्स विच आर नॉट रिटन समवेयर इन स्पेसिफिकली बट दे आर जनरली रिक्वायर्ड एंड जनरली प्रैक्टिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्पेसिफिकली हम कहीं भी लिखते नहीं हैं, कभी लिखी नहीं होती हैं, बट वो कॉमन प्रैक्टिस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी फर्म की। जब भी कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन को या पर्टिकुलर प्रोसेस को हम करते हैं तो उनको हम इनहेरेंटली अडॉप्ट करते हैं एज ए नॉर्मल प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं हम जनरली इम्प्लाइड। कि जैसे इसका एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जब हम किसी पार्ट को किसी कस्टमर को सप्लाई करते हैं तो जनरली टर्म आते हैं कि पार्ट शुड बी विद इन ए गुड पैकिंग स्टैंडर्ड, क्लीन फॉर्म में होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल डिबरीज या एक्सटर्नल कंटेमिनेशन उस पार्ट पे नहीं होना चाहिए, या वो पर्टिकुलरली यदि शीट मेटल का पार्ट की एग्जांपल की बात करूँ तो वो बर्फ फ्री होना चाहिए। बट वहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि कोई भी बर्फ की क्वांटिटी इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि विदाउट बर्फ फ्री व मिनिमम बर्फ को हम कस्टमर को सप्लाई करें, क्योंकि जनरली हम बर्फ फ्री पार्ट ही कस्टमर को देना चाहते हैं। तो इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम इस पर्टिकुलर फेज में लेते हैं, जिसको हम जनरली इम्प्लाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट्स। सो ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट्स आर दो रिक्वायरमेंट विच आर मस्ट, मैंडेटरी एंड नीड टू बी फुलफिल विदाउट एनी डेविएशन। तो ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि कस्टमर की जो स्पेसिफिक अप्रूव ड्राइंग होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं डायमेंशन से रिलेटेड हैं तो वो ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है, या कोई स्पेसिफिक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी है इन रिटन फॉर्म एंड विदाउट that particular fulfillment of that particular requirements and the particular operation of the particular product may be effect। सो उस केस में भी हमें ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, या उसको हम किसी भी एंगल से कहीं से भी डेविएट नहीं कर सकते। यदि ड्राइंग में है या यदि कोई ऑपरेशन है तो उसको हम ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट्स में लेते हैं। सो डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टी आपको डिफरेंट अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट मीडियम से कन्वे कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेड। ग्रेड मीन्स डिफरेंट कैटेगरी और रैंक जो हम असाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और सिस्टम की डिफरेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को, जबकि उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेम होती है, तो उसको हम ग्रेड बोलते हैं। तो ग्रेड को जैसे हम ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड आपने सुना होगा
कि जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग शीट मेटल की बात मैं एग्जांपल करता हूँ, तो ग्रेड ए बी सी, एक डिफरेंट पंच के लिए मैं बोलूँ तो ग्रेड ए होल, बी होल, सी होल अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शनैलिटी, तो हम उसमें वहाँ डिफाइन करते हैं ए ग्रेड। मैचिंग सरफेस की बात करूँ तो जो सेम जो सरफेस एरिया होता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, जब वो एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट से मैचिंग फेज में आता है तो डिफरेंट मैचिंग फेजेस को हम अलग अलग ग्रेड के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं कि ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है और सी ग्रेड है। यदि आप किसी कस्टमर की या किसी भी कंपनी का जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड देखते हैं, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, होंडा हो गया या टोयोटा, तो इनका जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है वहाँ भी जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की के करेक्टरिस्टिक की, जैसे होल की, सरफेस ट्रिम या सरफेस एरिया, मैचिंग एरिया, तो उनको भी हम ग्रेड वाइज डिस्टिंक्स करते हैं कि ये ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड से रिलेटेड है। तो ये जो ए, बी और सी ग्रेड है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी हम वहाँ पे असाइन करते हैं। जबकि सरफेस एरिया सेम होता है बट उसकी फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग उसको हम ग्रेड वाइज डिस्टिंक्स करते हैं, तो इसको हम ग्रेड बोलते हैं या इसको हम ग्रेड कैटेगराइजेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कस्टमर ओरिएंटेड बातें करते हैं कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन शैल बी इंक्रीज्ड। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है क्या? तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब कस्टमर के परसेप्शन से उसकी जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस हद तक पूरी हुई हैं, जो कस्टमर का जो परसेप्शन है उस लेवल को या उस सेटिस्फैक्शन लेवल को हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। यदि वो फुल्ली कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है, हमारी जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है जिसको हमने पूरा किया है वाई किसी भी ऑपरेशन या किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू, तो वो यदि वो 100% कंप्लायंस है, कस्टमर एग्री करता है, तो उसको हम फुल्ली कस्टमर सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। जैसे कि कोई भी कस्टमर है, जो हम किसी को कस्टमर को प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं, तो कस्टमर जो प्रोडक्ट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है, ऑन टाइम डिलीवरी चाहता है और विदाउट किसी ऑबनॉर्मलिटी के। तो यदि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, ऑन टाइम डिलीवर करते हैं किसी कस्टमर को विदाउट किसी अबनॉर्मलिटी, तो हम ये मान सकते हैं कि कस्टमर इज सेटिस्फाइड। बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हम केवल क्वालिटी एंड डिलीवरी की टर्म में केवल इससे ही हम डिफाइन नहीं कर सकते। दे आर मोर अनदर फैक्टर्स जिसके लिए कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट देता है, तो वो भी उसकी फुलफिल होनी चाहिए। वो आपकी प्राइसिंग से रिलेटेड हो सकती है या जो जनरल रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड हो सकता है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उससे रिलेटेड हो सकता है। तो बहुत सी अदर फैक्टर्स भी हैं जिससे हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, बट यहाँ हम जनरल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बेस पे हम इस डेफिनेशन को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोसेस की या किसी भी सिस्टम की एबिलिटी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट कौन सी? विच इज आइडेंटिफाइड और स्टेटेड। तो किसी भी स्टेटेड या आइडेंटिफाइड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जो एबिलिटी है किसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस या सिस्टम की, उसको हम उसकी कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो जैसे कि इसको इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास गुड एडवांस या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेवल की मशीनें हैं, उसके पास कॉम्पिटेंट पीपल्स हैं जो किसी ऑपरेशन को कर सकते हैं, या ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, उसके पास एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हम ये मान सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, बनाने की एबिलिटी है, जिसको हम उसकी कैपेबिलिटी बोल सकते हैं। मीन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मीन्स डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी का मतलब है कि एविडेंस बेस्ड आपके पास एविडेंसेस हैं कि उसने इफेक्टिव तरीके से वो किसी पर्टिकुलर नॉलेज को या स्किल को अप्लाई कर सकता है। आपके पास एविडेंस है कि उसने वो जो नॉलेज है, वो स्किल है, जब अप्लाई करी थी वो इफेक्टिव तरीके से वो रिजल्ट उसका आया था, या किसी काम को करके दिखाया गया है एक्चुअल फॉर्म में। इसको हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि वो केवल चीज़ें केवल कही नहीं गई हैं या केवल बताई नहीं गई हैं या केवल लिखी नहीं गई हैं, एक्चुअल सिनेरियो में वो चीज़ें करके दिखाई गई हैं और वो प्रैक्टिकली प्रूवन है और उनके हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी, कि उस पर्टिकुलर स्किल को अप्लाई करने की हमारे पास एक्चुअल कैपेबिलिटी उस पर्टिकुलर पर्सन के पास है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी लेवल। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्वालिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हमने यहाँ डिस्कस किया। आई होप सो आपको ये जितनी भी टर्म्स हैं हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो हम इन नेक्स्ट 3 और 4 वीडियोज़ में हम सेम जो हम ISO 9000 की टर्म्स एंड डेफिनेशन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।